जय हिंद। आपका हमारे प्राचीन इतिहास के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल से संबंधित परिचय। थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में। शुरुआती काल कैसा था, कैसे इसका शुरुआत हुआ, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं, कैसे हमें साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं कहाँ कहाँ से, जिससे हम इसके बारे में जानकारी आपसे साझा कर सकते हैं या हमें कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी इकट्ठा करे हुए हैं। और स्रोत कौन कौन से हैं, लोहा और लोहा का उपयोग कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इसका क्या स्रोत है और विस्तार कहाँ तक है, तो हम इस वीडियो में यह सब जानने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है हमारे साथ लगातार बने रहिए। और आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि वैदिक काल क्या था। तो साथियों, जो वैदिक काल है इसकी शुरुआत जो है ऋग्वैदिक काल के ठीक बाद होती है। ऋग्वैदिक काल के बाद, ऋग्वैदिक काल के ठीक बाद यह जो है वैदिक काल शुरू होती है। तो हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रही और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है, कहा जाता है। इसके यहाँ तक साक्ष्य मिलते हैं। और 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपद काल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इसी के बीच में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि वैदिक काल जो है हमने बताया कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच था। इसमें जब ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे और ज़्यादा हमें साहित्यिक साक्ष्य मिलने शुरू हुए। जैसे कि अगर अब साहित्यिक स्रोत हम देखें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत क्या क्या है हमें अभी जान लेना चाहिए। साहित्यिक स्रोत में जब ऋग्वैदिक काल ख़त्म हुआ तो ऋग्वैदिक काल में बताया कि केवल ऋग्वेद ही ऋग्वैदिक काल का मुख्य स्रोत था। उसमें ज़्यादा खुदाई से या पुरातात्विक स्रोत से ज़्यादा कुछ मिला नहीं। लेकिन जब हम वैदिक काल में पहुँचते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें साहित्यिक रूप से और पुरातात्विक रूप से देखने को मिलता है, जिससे हम कई चीज़ें साफ साफ देख सकते हैं। उससे हमें अन्य चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। हम सही गलत और उसमें जो बातें समझ नहीं आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हम वहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि इनको रिलेट करना होता है कि कौन सी चीज़ें अगर यह हो रही हैं तो यह नहीं होती होंगी, या यह नहीं था तो यह होता होगा। तो हमें जो है बहुत से कर्मकांड, बलि और बहुत से जो हमारे आज समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, ये सब यहाँ से शुरुआत हुई। और इसके साथ साथ इसको उजागर करने वाले भी बहुत से साक्ष्य हमें मिले हैं, जिससे हमें साफ साफ आगे नज़र आता है सब कुछ। हमें अब अन्य चीज़ों को कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले ये साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में हमें सामवेद, ऋग्वेद के अलावा जितने वेद हैं सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक और जो है उपनिषद, ये सब वैदिक काल के प्रमाण इकट्ठा कराते हैं। इसी के साथ साथ ऋग्वेद का 10वां मंडल जो सबसे बाद में लिखा गया है, और यह ऋग्वेद इसी से संबंधित है वैदिक काल से। देखिए जो यह जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, क्योंकि ऋग्वेद का 10वां मंडल, हम कैसे इसको मान सकते हैं कि ये बाद में लिखा गया होगा और यह वैदिक काल से ही संबंधित है। तो भाई इसके लिए कुछ शास्त्र प्रमाण
ज़रूरी है। अगर नहीं मिलेगा तो हम कैसे मानेंगे भाई, हम तो नहीं मानेंगे। तो इसको मानने के लिए भी साक्ष्य है। जैसे 10वें मंडल में हमने पढ़ाया पिछले वीडियो में कि चतुर्वर्ण का उल्लेख है। चतुर्वर्ण का उल्लेख यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो 10वें मंडल में 4 वर्णों का, जिसमें हम देख सकते हैं कौन कौन वर्ण होते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है उनके बाहों से पैदा हुए हैं, भुजाओं से पैदा हुए हैं, और वैश्य ये इनके जांघों से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए। तो यह ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के निर्माता हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया है, निर्माण किया है। ठीक है, अलग अलग इनका विभाजन किया। लेकिन हमें इतिहास में यह सब नहीं पढ़ना है, यह सब केवल जो है अनुश्रुतियाँ हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस खाली लिखा गया। हम नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर क्या हुआ होगा? तो हमने यह देखा कि जब इनका स्थापना हुआ, लेकिन इसके पहले ऋग्वैदिक काल में जातियों का विभाजन कुछ इस कदर था कि एक ही घर में अलग अलग व्यवसाय के लोग रहा करते थे। एक ही घर में अलग अलग व्यवसाय में। ऋग्वेद के एक मंडल में ऐसे ही बताया गया है कि एक ही परिवार के 4 सदस्य थे और 4 सदस्यों का अलग अलग व्यवसाय था। 4 सदस्यों का अलग व्यवसाय था। एक का उसमें वैद्य था, एक जो है वैद्य था, जिसे हम डॉक्टर बोल सकते हैं। दूसरा पुरोहित था, दूसरा सदस्य पुरोहित था। तीसरा इसमें शिल्पकार था, यह मिला हुआ है। और चौथा उसमें जो है एक क्षत्रिय था, जो कि युद्ध में जाके लड़ा करता था। अब बताइए, इसमें जो है जो हमें ब्राह्मण होते हैं, काम करते हैं, पुरोहित होते हैं, ठीक है। तो इसमें पुरोहित यानी ब्राह्मण का भी काम हो रहा है, इसमें क्षत्रिय वाला भी काम हो रहा है। शिल्पकार जो वैश्य या क्षुद्र होते हैं, ये शिल्पकार लोग काम करते हैं, ये वाला, ठीक है। वैद्य भी एक जो है वैश्य में आ सकता है या पुरोहित में, इसको हम ले सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो चारों वर्णों के लोग इसमें काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तो इसका विभाजन किया ही नहीं है। यहाँ एक ही घर में सभी लोग काम कर रहे हैं। जैसे आज के समय में कोई कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह तो पहले था और चतुर्वर्ण जो है बाद में आया। तो ऋग्वैदिक काल में कहा जाता है कि कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं था। यह तो वैदिक काल के आने पर यह शुरू में होने लगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग धीरे धीरे पढ़ना जान गए, धीरे धीरे समाज को समझना जो है आसान उनको लगा। तो उन्होंने अपने तरीके से इनको कंट्रोल करने के लिए, इन्हें अपने कब्जे में, इन्हें अपने तरीके से काम करवाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं किए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यह ऋग्वैदिक काल के बाद ही था, चतुर्वर्ण जो है बाद ही था, इसलिए इसे हम 10वें मंडल में रखा गया है और यह जो है वैदिक काल के साक्ष्य के रूप में इसे लेते हैं, ठीक है। और यह जो है जितने भी ये सब साक्ष्य हैं, यह वैदिक काल को उजागर करते हैं, ठीक है। वैदिक काल को उजागर मतलब इसमें उजाला लाते हैं। और अब साफ साफ नज़र आता है कि क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हमारे पास केवल एक ही साक्ष्य था और उसके आधार पर हम बहुत सी चीज़ों का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उसके कई विकल्प हमें मिलते हैं उसको समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाता है, लिखा हुआ सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। इसलिए जो है आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये सब इनमें जो कर्मकांड थे, जो गलतियाँ थी,
उसके बारे में उस पर भी प्रकाश डाला जाता है और विवरण भी मिलता है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे महाभारत और रामायण यह भी जो है इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, अब हमें जहाँ पे कुछ नहीं तो कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा, जहाँ पे हमें थोड़ा भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है तो हम इन साक्ष्यों से भी काम चलाते हैं। हम इसमें से भी जानकारी को निकाल लेते हैं, ढूंढ लाते हैं। हम दूध में से भी मक्खन को खींच लेते हैं। तो यह हमारा तरीका होना चाहिए। देखिए, इनमें भी बहुत कुछ छुपी हुई हैं। चित्रकूट गए थे, मतलब इनको चित्रकूट पता था। जब ये लोग दक्षिण भारत की तरफ गए तो इन्होंने वहाँ को श्रीलंका कहते थे, ये पता है। क्योंकि जो है साकेत जो है उस समय जो था अयोध्या कहा जाता था। ठीक है, साकेत पहले अयोध्या को साकेत कहा जाता था और ये लोग, लेकिन रामायण में साकेत कहीं नहीं मिलता। तो इससे ही पता चलता है कि अगर साकेत था, ठीक है, अयोध्या बाद में आया होगा। अयोध्या जो पुष्यमित्र शुंग के बाद लिखा गया था, नाम इसको अयोध्या दिया गया था। और अशोक के समय अयोध्या को साकेत कहा जाता था, इस क्षेत्र को साकेत नाम दिया जाता था। तो भाई थोड़ा सा तो अंतर है। अंतर क्यों है? तो अंतर जो है राजाओं के आने के बाद है। ठीक है, ये तो पूरी तरह से लिखा हुआ साक्ष्य है हमारे पास। और ऐसे ही जो है श्रीलंका जो हमारे देखते हैं वो श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका का कुछ और नाम था। ठीक है, और दक्षिण भारत को ही वो लोग लेते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में इसको बदल के श्रीलंका शिफ्ट कर दिया गया, अलग शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम यहाँ देखते हैं जो महाभारत और रामायण है, यह शुरुआती काल का, प्रारंभिक वैदिक काल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। प्रारंभिक जो था उसके साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो समाज था यह गंगा की घाटी में ही समाज जो है बसता गया। गंगा घाटी तक ही सीमित था, इसके आगे इसका विस्तार अभी तक नहीं हुआ। इसका विस्तार देखेंगे आगे। इसके पहले देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? तो पुरातात्विक स्रोत इसमें भी कोई ज़्यादा हमें खुदाई में नहीं मिले हैं। इसमें हमें लगभग 700 की संख्या में मृदभांड मिले हैं। ठीक है, 700 की संख्या में मृदभांड मिले हैं और इसी के आधार पे हम साक्ष्य लगा लेते हैं। और भी बहुत कुछ उस मृदभांड से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और धीरे धीरे यहाँ से जो है गंगा घाटी से ही इतना सब मिला हुआ है। ठीक है, और इनका जो विस्तार था सरस्वती नदी से श्रावस्ती तक था। सरस्वती से श्रावस्ती के बीच था इनका विस्तार, सरस्वती से श्रावस्ती के बीच। ठीक है, अब सरस्वती नदी कहाँ पे? तो यह जो है पंजाब में ही सतलज और गंगा के बीच निकलती थी और ये जो जा कर के राजस्थान में विलुप्त हो जाती थी। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र था सरस्वती और गंगा यानी श्रावस्ती तक यह फैला हुआ था। इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो पहली बात है अतरंजी खेड़ा। जो अतरंजी खेड़ा है यह था। ठीक है, अतरंजी खेड़ा, भगवानपुर, हस्तिनापुर महाभारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके बाद कुरुक्षेत्र। तो ये जितने क्षेत्र हैं ये सब हरियाणा में आते हैं और अतरंजी खेड़ा जो है यूपी में आता है। ठीक है, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से हमें वैदिक काल के साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब वैदिक साहित्य जो है, साहित्य से, ठीक है ना,
इसके हमें पूर्व में जानकारी आगे नहीं मिलती है। ठीक है, अब जो है श्रावस्ती यानी काशी तक इनका विस्तार आया था, यानी लास्ट जब हुआ तो काशी तक पहुँचे थे। इसके पूर्व में इनका विस्तार देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए इनके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा से, देखिए अतरंजी खेड़ा से हमें लोहा का साक्ष्य मिला है। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से सबसे पहले हमें लोहा देखने को मिला। ये लोग लोहा यहाँ पर ये उपयोग करना सीख गए थे, लेकिन इन्हें हम लोहा की खोज का श्रेय नहीं दे सकते। ठीक है, इन्हें हम लोहे का खोज का श्रेय नहीं दे सकते, क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले 7 दिन पहले एक न्यूज़ अभी खबर में आई थी। तमिलनाडु के विथिपाथु कुछ है ऐसा जगह, वहाँ पे लोहा का एक प्रमाण मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। तो पाया गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन का लोहा है, उपयोग किया गया है उस समय का। तो अब सोचिए कि अगर लोहा का उपयोग सिंधु घाटी के समय में दक्षिण भारत के लोग करते थे, तो इन्हें हम इसका श्रेय कैसे दे सकते हैं। यह तो दक्षिण भारतीयों के साथ गुनाह एक तरीके से होगा, उनके साथ जो है गलत होगा, इसलिए हम उन्हें ही देते हैं इसका श्रेय। ठीक है, लेकिन कई जगहों पर लोहा का उपयोग जो है वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, हमारे एग्जाम में भी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग लोहा का जब उपयोग जान गए, यहाँ से लोहा इनको खुदाई में मिला और उसका उपयोग धीरे धीरे करने लगे, तो इसका उपयोग करके अपना क्षेत्र का विस्तार बहुत तेज़ी से ये लोग करना सीख गए। लोहा का विस्तार से, देखिए लोहा से ये लोग कुल्हाड़ी बनाने लगे, जो अतिरकम्पकम से मिला हुआ है। कुल्हाड़ी जो है अतिरकम्पकम, यानी ये जो है पांडिचेरी के ही पास में है। कुल्हाड़ी बन गया इन लोग के पास। छेनी बनाना सीख गए ये लोग। हंसिया जो खेतों में प्रयोग होता है, हल का प्रयोग तो इनके कृषि क्षेत्र में एक महारत हासिल कर दिया, एक नए युग की क्रांति एक ला दी, क्योंकि इससे जो है पैदावार की बढ़ोतरी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि खेतों की जुताई गहराई तक होती थी, पैदावार बढ़ने लगी, जिससे इन्हें का उपयोग और बढ़ता गया। और देखिए लोहा का उपयोग आज जो है कहाँ नहीं हो रहा है, हर एक क्षेत्रों में लोहा का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है जखेड़ा से ही हल की, देखिए जखेड़ा जो है, जखेड़ा से हल का साक्ष्य मिला है, वहाँ पे जोतने के लिए हल मिला है। और ये अब धीरे धीरे अपना क्षेत्र का विस्तार भी करने लगे। विस्तार करने के लिए ये शास्त्र का उपयोग करने लगे। शास्त्र जो है जो बनाते थे, ठीक है, अस्त्र हो गया, शस्त्र अस्त्र, शस्त्र लिखेंगे, शास्त्र जो दूसरा हो गया, शस्त्र हो गया, अस्त्र हो गया। इनका उपयोग जो है हथियार बनाने में करने लगे, लोहा का उपयोग, जिससे दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करना होता था। युद्ध में जो है इसका उपयोग करके यह आसानी से जीत जाते थे। और अपने खेत बनाने के लिए यह वहाँ के जो पेड़ पौधे होते थे उनको जला देते थे, उनको काट करके साफ कर देते थे, और खेती वहाँ पे करना इनके लिए आसान था। बैलों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। रथ का उपयोग, यानी ये लोग रथ भी इससे बनाने लगे, पहिया बना करके इसका, जो ज़्यादा समय तक चलता था, जल्दी ख़राब नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यह सब यूपी तक ही सीमित था। अभी उत्तर प्रदेश के नीचे इन लोग का विस्तार नहीं हो पाया था। ठीक है, और इनका विस्तार जो कौशल से काशी, ठीक है, कौशल से काशी तक इनका विस्तार देखा गया, फैले ये लोग मगध के बारे में, जो पटना में आज का क्षेत्र है, यहाँ तक अभी ये लोग नहीं पहुँच पाए थे। और इन यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, लोग होते थे, इनको ये लोग तिरस्कार की नज़र से देखते थे। इनको ये लोग अपना नहीं मानते थे, इन्हें ये लोग दूसरा या दूसरे जाति के जनजाति के लोग, इन्हें ये लोग मानते थे, और इन्हें
अपने साथ इन्हें लेना नहीं चाहते थे, मिलते नहीं थे। ये लोग अंग से ईर्ष्या करते थे। जो अंग राज्य है इससे ये लोग ईर्ष्या करते थे, अंग राज्य से। इनको ये लोग व्रात्य कहते थे। क्या कहते साथियों? इन्हें ये लोग व्रात्य कहते थे। वह प्राकृतिक भाषा बोलते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग ज़्यादातर प्राकृत भाषा बोलते थे। और जो लोग पटना में रहते थे, यानी मगध वाले क्षेत्र में, और जब यह लोग आगे बढ़ते गए आर्य वाले, तो पश्चिम वाले क्षेत्र को भूलते गए और पूर्व की तरफ ये लोग लगातार बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और ये विंध्याचल पर्वत के अभी ये लोग ऊपर रहे, नीचे ये लोग अभी नहीं पहुंच पाए थे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अन्य जानकारी देखिए, इस सब जानकारी हम उसमें पढ़ेंगे। देखिए अतरंजी खेड़ा जो है यूपी के एटा के गांव में है, ठीक है। भगवानपुर जो है ये सब है। देखिए सब साक्ष्य मिले हुए हैं। देखिए ऐसा जो है हड्डी भी मिला हुआ है। और प्राकृतिक स्रोत का एक तरीका है यह है। और भगवानपुर हरियाणा में देख सकते हैं ये सब वैदिक काल के ही स्रोत हैं। कितने अच्छे से ये सब बना हुआ है, ठीक है। देखिए अभी ये मिला है भगवानपुर से। और देखिए ये सब कुल्हाड़ी वैदिक काल के ही हैं सब। देखिए कुल्हाड़ी ये सब ऐसे ऐसे मिले हुए हैं, हथौड़ा हथौड़ा भी है। इनका उपयोग ये लोग कृषि से संबंधित चीज़ें और हथियार जब युद्धों में प्रयोग होते थे ये सब बनाने में प्रयोग करते थे। डाली बनाने के लिए देखिए ये सब प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक है। और देख सकते हैं कि ये लोग जो है विंध्याचल पर्वत के भी ऊपर ही रहे थे। देखिए विंध्याचल पर्वत है और इसके ऊपर ही गंगा नदी जो है यहाँ पे काशी था, तो यहाँ पे ही इधर जो है इनका विस्तार हो पाया था, नीचे तक नहीं हो पाया था, ठीक है साथियों। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।